हाँ तो बच्चों, दिस इज़ द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या पढ़ा, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा और क्लास 10th में क्या पढ़ा। दोनों में स्टैटिस्टिक्स आता है, 11th में भी होगा, 12th में नहीं है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स अपनी अलग ब्रांच कहलाती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपके यहाँ हालांकि चीज़ें बहुत लिमिटेड है, ठीक, मीन मीडियन मोड ये सब चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस के फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स आएंगे। मैं आपको उसमें बताता रहूँगा हाथ के हाथ। आपने क्या पढ़ा क्लास 9th में, आपने क्या पढ़ा था क्लास 9 में। सबसे पहले स्टार्ट किया था आपने डेटा के बारे में। कितना, दो तरह के डेटा होते हैं, ग्रुप डाटा और एन ग्रुप डाटा। यहाँ पर हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, ओके। उसमें आपने फिर मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा, मोड निकालना सीखा। 9th क्लास के अंदर अलग था, 10th क्लास के अंदर अलग है। और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने बनाया, हिस्टोग्राम आपने बनाया, बार ग्राफ आपने बनाया, ठीक। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ऐसा जिसके अंदर कुछ है नहीं, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर, ओके। तो पहली चीज़ क्या थी इसके अंदर, आपने देखा डेटा कॉन्टीन्यूस डाटा। और कभी डेटा इस फॉर्म में दे रखा है आपको 2 to 4, 4 to 6, है ना। तो यहाँ पर देखो ये डेटा कंटिन्यूस डेटा कहलाता है क्योंकि स्टार्ट हुआ 4 से। कभी कभी इस तरह से होता है 2 to 3, देन 4 to 6, तो यहाँ पर गैप आ गया ना। तो इस गैप को हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैप को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे इसको, अपर लिमिट में से माइनस करेंगे कितना, 0.5, और लोअर लिमिट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना, 0.5 का। तो अगर आप इसमें लोअर लिमिट से क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया, ये 1.5 हो गया। अपर लिमिट में क्या किया, ऐड किया 3.5। तो देखो ये आ गया ना 3.5, इसे सब्ट्रैक्ट किया, इसमें क्या करना था, ऐड करना था 6.5। तो इस तरह से देखो ये कंटिन्यूस हो गया। तो डेटा को आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा अगर नहीं है तो, ठीक। फिर इसके बाद आपने हिस्टोग्राम बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, ठीक, ये सब चीज़ें बनाई। पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट में एंगल्स निकालने पड़ते थे, कुछ आपको दे रखा होता था। तो क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट में सच कुछ है नहीं। मीडियन का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है, मीन के 3 फॉर्मूले थे, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो इतने लंबे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा किस तरह से हमें इसे करना है चैप्टर, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और होती है, तो वो आती रहेगी इसके अंदर, होती है रेंज। अगर हमने डेटा आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, चलो। एक चीज़ होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये एक सेंट्रल वैल्यू बताता है किसी भी अप्रॉक्सीमेशन की, किसी भी अनग्रुप डेटा की। जैसे हमने ये कहा आपसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं। यानी कि अगर क्लास 10 में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 10 मार्क्स आए होंगे 100 में से, और क्लास 10 में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 98 या 99 मार्क्स आए होंगे आउट ऑफ 100। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि इस क्लास 10 में 10 मार्क्स आते हैं, तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी ना भैया। 98 वाले 99 वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और अगर मैं ये बोल दूं कि इस क्लास में बच्चों के 99 मार्क्स आते हैं, तो फिर वो 10 वाला बच्चों भी तो 99 की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मेजर सेंट्रल वैल्यू लेके देखिए, हमने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया। और एवरेज से जो है हमने कह दिया भाई इस क्लास के 60% मार्क्स हैं या 40% मार्क्स हैं। तो किसने बताया आपको, ये एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं तो बताया। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो 3 होती है। पहला होता है हमारा मीन, दूसरा होता है मोड, और तीसरा होता है मीडियन। बहुत बेसिक चीज़ है, देखो बता रहा हूँ आपको। मीन जो एक सेंट्रल टेंडेंसी है वो कहाँ यूज़ होती है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्या करा, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
टू मेजर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करने के लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपकी जो रीडिंग्स आई वो आई है 9.7, 9.6, 9.9, 9.8, 9.5 एंड सो ऑन। यानी ये जो वैल्यूज आ रही है बहुत नियर बाई वैल्यूज है ना, डेसिमल का डिफरेंस है ना, 0.1, 0.2 का फर्क है। तो जहाँ पर वैल्यूज बहुत नियर बाई होती हैं, जहाँ बहुत पास वैल्यूज होती हैं, वहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या यूज़ करते हैं, मीन यूज़ करते हैं। देखो 9.7, 9.6, 9.9। तो यहाँ पर देखो आपने क्या कहा कि अब ये तो कह नहीं सकते कि सर 9.5 होगी जी की वैल्यू, नहीं। आप क्या करोगे, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि इसकी एवरेज निकाल लोगे या मीन निकाल लोगे। तो वहाँ से आप बता सकते हो कि ये इसकी वैल्यू है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन कहाँ यूज होती है, जहाँ पर वैल्यूज में बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करते हैं मोड की। आपने फिर परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और इस तरह से वैल्यू आने लगी आपकी 9.8, 9.8, 9.8, 9.7, 9.6। तो जहाँ पर आपने क्या कहा, 3 बार 9.8 वैल्यू या 10 बार आपकी 9.8 वैल्यू जो है रिपीट कर गई। तो जहाँ पर वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं जहाँ, तो वहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या यूज़ करोगे, मोड। मोड में क्या होता है, जो भी मोस्ट रिपीटिंग क्वांटिटी होती है उसको आप सपोज कर लेते हो यही इसकी वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लेकिन मीडियन कहाँ यूज़ होता है, मीडियन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कैसे, जैसे कि एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में बच्चे भी होते हैं, 6 महीने का बच्चा भी होगा, एडल्ट भी होंगे, ज़्यादा सीनियर सिटीजन भी होंगे, 85 to 90 ईयर्स भी, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी की एज जो है 6 मंथ है, नहीं, या फिर उस सोसाइटी की एज जो है 95 है, तो वहाँ पर एवरेज में नहीं निकालते। तो जहाँ पर वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं ना, तो वहाँ पर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हो मीडियन। ओके, तो मीडियन यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है मैंने आपको बताया। ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आ सकता है इसके अंदर, और इनके जो रेस्पेक्टेड फॉर्मूले हैं वो आपको पता ही होंगे। तो ये 3 क्वांटिटीज होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब इनका जो है एक एम्पिरिकल रिलेशन भी होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इनका एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है। इनका एम्पिरिकल रिलेशन होता है चलिए फिर मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। 37 का चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, एक एम्पिरिकल रिलेशन लिख लो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। 3 मीडियन इनका रिलेशन होता है ये डायरेक्ट, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। ये एक डायरेक्ट एम्पिरिकल रिलेशन होता है इनका। अगर आपको 2 क्वांटिटी दे रखी हैं तो आप तीसरी क्वांटिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और समझ लो इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये एक फार्मूला है, इसकी हेल्प से आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके थोड़ा सा आइडिया लगेगा। फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, जो फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा एक चीज़ होती है, चलो मीडियन में बता देता है। ये डेटा आपको दे रखा है 0, 1, 2, 5, 7, 1, 5, 3, 2, 1, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इसका मीडियन निकालो। मीडियन कैसे निकालोगे, तो मीडियन निकालने के लिए, ये बेवकूफ़ी मैं कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, मीडियन निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हो। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि मीडियन का जो डेटा है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 0, 1, 1, 1, 2 कितने, 2, 2, 2, 3 कितना, 1, 5, 7 और कुछ, ठीक है। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब देखो कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2, 3, इसमें टोटल 9 क्वांटिटीज़ हैं। तो जब कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, ऑड होंगी। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड, तो मीडियन क्या हो जाएगा, जो मिड वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, यानी कि 5th वैल्यू जो हो जाएगी ये इसकी मीडियन हो जाएगी। मीडियन किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, यहाँ पर मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ 9, और यहाँ पे मैंने 9 ऐड कर दिया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो वही चीज़ आप पहले आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो इसकी 2 मिड वैल्यूज़ हैं
कौन कौन सी दो मिड वैल्यूज है, एक ये और एक ये, इनका एवरेज ये हो जाएगी हमारी मीडियन। ठीक है, मीडियन ऐसे निकालते हैं। अच्छा, इस डेटा की रेंज क्या होगी? रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है ना वो डिफरेंस होता है किसका, हाइयर वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का। यानी इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 9, लोएस्ट वैल्यू कितनी 0, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 9। सिंपल सी चीज़ है। रेंज क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो हमारी रेंज कहलाती है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके आइडिया आएगा इसमें है क्या। मोड क्या होगा इसमें? मोस्ट रिपीटेटिंग क्वांटिटी, रिपीटिव जो भी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वो मोड हो जाएगा। ये आपने 9th में पढ़ा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके थोड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए कभी भी अगर आपको क्लास इंटरवल रेगुलर फॉर्म में दे रखा है ना 2 से 4, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 2 + 4/2 यानी कि 3। ठीक है, ये इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। ये हमारा क्लास मार्क भी कहलाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लास मार्क। तो क्वेश्चन यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 15। इसकी मिड वैल्यू आपको दे रखी है, मिड वैल्यू दे रखी है कितनी 15। एंड क्लास इंटरवल CI दे रखा है कितना 4। एक दे रखा है ना, दूसरा नहीं दे रखा। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट निकालनी है, आपके हायर लिमिट है। ठीक है, क्लास इंटरवल कितना दे रखा 4, मिड वैल्यू दे रखी है 15। तो आपको क्या निकालना है? इसकी दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या होगी है भाई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मिड वैल्यू कितनी है इसकी 15 है, और जो गैप है इसका वो कितना है 4 है। क्लास इंटरवल का गैप कितना है 4। तो एक वैल्यू x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी x + 4। यही तो मतलब हुआ। और इसकी मिड वैल्यू कितनी दे रखी है 15। तो ये हो जाएगा हमारा x + 4/2 = 15। 2x = कितना 26, और x की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो मिड वैल्यू यानी कि आपको दे रखी है, तो बाकी क्लास इंटरवल निकालने में प्रॉब्लम क्या है? निकल जाएगा ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। हाँ ये चल रहा है सही। ब्लैक से विजिबिलिटी अच्छी रहती है, ये ग्रीन से विजिबिलिटी, जब मैं भी वीडियो देखता हूँ ना तो ग्रीन से मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ वहाँ यूज़ सही करना रहता है जहाँ पर फिगर्स वगैरह होती हैं। तो हमारा ब्लैक जो होता है, ये भी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है बेटा। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होती है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड की होती है। इसीलिए जितनी भी आपकी गाड़ी होती है ना, ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं, तुमने देखा होगा रेड लाइट लगी होती है ताकि वो दूर से दिखाई दे जाए। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ठीक है, ब्लैक इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में वाइट कलर है ना, तो ये ब्लैक ज़्यादा दिखाई देता है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। चलिए खैर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला बताएगा आपको, कुछ भी पूछ सकता है। देखो इसमें स्टैटिस्टिक्स में जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमारे बहुत बड़े होते हैं कि पहले टेबल बनाओ, फिर टेबल बना के उनको सॉल्व करो। कंपटीशन में देखो 5 से 7 मिनट तो उसमें लगेंगे ना, क्वेश्चन में 10 मिनट तो लगे जाते हैं ना। तो कंपटीशन अवॉइड करता है ऐसे क्वेश्चन को जो आपका टाइम वेस्ट करे। जल्दी से जल्दी वाले क्वेश्चन देने की कोशिश करता है वो कि आप जल्दी कर दो। तो इनके एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए। तो सी देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन कह रहा फॉर अ कंटिन्यूअस सीरीज, for a continuous series
द मीन इज कंप्यूटेड बाय कॉमा द मीन is computed by using the formula फॉर्मूला क्या है देखो ज़रा देखें कितना पढ़ कर आए हो। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन एन, ऑप्शन बी एक्स बार कहते हैं मीन को, मैंने ये मीन लिख रहा था इतना बड़ा, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एफ, ऑप्शन सी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा डी, एंड द लास्ट ऑप्शन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये कौन सा फॉर्मूला है? अगर थोड़ा बहुत याद हो तो क्लास 10th में एज्यूम मीन मेथड याद हो। एज्यूम मीन मेथड तो ये चीज़ कहलाती थी हमारी डेविएशन, इसको हम डी आई बोलते थे, ये डेविएशन कहलाता था। और ये एज्यूम मीन मेथड में मीन डेविएशन फॉर्मूला भी कहलाता है, एज्यूम मीन मेथड और मीन डेविएशन मेथड। तो हमारा राइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन डेविएशन का? ये डी, ठीक है। तो ये इस तरह के फॉर्मूले पूछता है, क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं हमारे यहाँ, तो आपको वह पता होना चाहिए ये चीज़। ओके, तो इसको नोट कीजिए जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले बता देता हूँ मैं, उसके बाद करवा दूंगा। द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is found graphically with the help of option A histogram, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड द लास्ट ऑप्शन ओजाइफ। वो कौन सी कर्व थी जिससे आप मीडियन फाइंड करते थे? याद है? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, ऐसी कोई कर्व नहीं है। वो कर्व होती है हमारी ओजाइफ, ठीक है। ओजाइफ दो तरह के होते थे, एक होता था लेस देन टाइप ओजाइफ, एक होता था मोर देन टाइप ओजाइफ। ये होता था हमारा मोर देन टाइप ओजाइफ और ये होता था लेस देन टाइप ओजाइफ। तो इसमें क्या आता था, एक जो भी आपकी n/2 वैल्यू होती थी, n/2 वैल्यू यानी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी थे उसको आप यहाँ पे इस तरह से पॉइंट मारते थे और ये जो पॉइंट निकल कर आता था ये होती थी हमारी मीडियन। ओके, इसमें भी ये होता था, n/2 निकालते थे, ये कोई पॉइंट आता था, ये हमारी आती थी मीडियन निकल के, और इसी से हमारा क्वार्टाइल भी निकल कर आते थे। क्वार्टाइल आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन n/4 होता वो क्वार्टाइल हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल, और आगे ये मीडियन हो जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टाइल, ये सब चीज़ें होती हैं। क्वार्टाइल मतलब 1/4 को बोलते हैं, मीडियन का मतलब n/2 यानी कि 1/2। ओके, तो ये ओजाइव होती थी कर्व जिससे हम जो है मीडियन निकाला करते थे, राइट। तो ये हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह नहीं होते थे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और इसमें आने के चांसेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ज़्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, मैं ग्राफिकली नहीं कह रहा। इस कर्व को आप क्या बोलोगे? ए
पाई डायग्राम, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, सी ऑप्शन पिक्टोग्राम, ऑप्शन डी कार्टोग्राम। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये कहलाता था हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हो, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ऑल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कर्व क्या होती है, कब मीडियन के लिए कौन सी कर्व यूज होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी कर्व होती है। तो मीडियन के लिए कौन सी कर्व यूज होती है? ओजाइव यूज होती है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कौन सी होती है? हिस्टोग्राम होती है। मैंने थ्योरी में इसलिए नहीं पढ़ाया, मैं क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब इसका रिलेशन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, पाई चार्ट, सेंटर, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा, द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। एक टाउन की पॉपुलेशन बता रहा है। टोटल पॉपुलेशन कितनी? इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 7,20,000। इस टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है हमें, यहाँ लिख देता हूँ 7,20,000 इस टाउन की पॉपुलेशन है। और देन द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द टाउन, आपको बताना है एनिमल्स। तो देखो ये तो है मेल्स, ये हो गई फीमेल्स, एंगल बता रहा हूँ अभी। ये होगा आपके एनिमल्स, ये हो गई गर्ल्स, और ये होगा आपका बॉयज। ठीक है। अब इनके रेस्पेक्टेड एंगल्स हमें दे रखे हैं 70, 60, 30, 130, 60, 30, 130 एंड 70। आपसे इसने क्या पूछा? एनिमल्स। तो एनिमल का कितना फ्रैक्शन यूज हो रहा है टोटल में से? 30 डिग्री ऑफ 360। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। कितनी पॉपुलेशन है टोटल? 7,20,000। तो बस 1/12 इंटू 7 लाख, इसी तरह से आप सब निकाल सकते हो। 7,20,000। तो ये क्या हो जाएगा? 60,000 एनिमल्स हैं इसके अंदर टोटल। ठीक है। तो इसी तरह से आपसे फीमेल्स पूछेगा तो 60/360 इंटू टोटल पॉपुलेशन। आपसे अगर मेल्स पूछेगा तो 70 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल पॉपुलेशन। जो भी पूछेगा आपको तो ये फ्रैक्शन, इसके एंगल का फ्रैक्शन इंटू द टोटल पॉपुलेशन, आपका ये चीज़ें निकल कर आ जाएगी। ओके। तो ये क्या कहलाता है आपका? पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम की हेल्प से आपको पाई डायग्राम तो बनाने के लिए नहीं पूछेगा ना, वो पाई डायग्राम दे देगा, पाई डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। Next question. The mode of the following frequency distribution. Question. The mode of the following frequency distribution. Frequency distribution आपको दे रखा है, class interval is given and their frequency is also given. Three to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 से 15,
15 से 18, ओके, 18 से 21, 21 से 24, 2, 5, 21, 23, 10, 12 एंड 3। ये हमारा टेबल दे रखा है हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। मोड का फॉर्मूला क्या था? सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ पहले। मोड है क्या एक्चुअल में? मोड होता है हमारा, मोड इजिकल टू L1 लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस 2 F है, F माइनस F1 तो 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ओके। ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है? ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी जिसमें L1 कितना हो जाएगा 12, L2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। F क्या हो जाएगा? F जो है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इसको जो आप F1 माइनस F2, F1 आप क्या सपोज कर लोगे इसकी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसके पीछे वाली F1। ये F0 एनसीईआरटी में जो इसका रिप्रेजेंटेशन था वो F0 था, है ना। यहाँ पर F है, इसका फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, तो इससे हो सकता है कन्फ्यूजन लग रहा हो थोड़ा सा। F1 कितना है आपका, जो फ्रीक्वेंसी आपकी है इसकी कितनी है 23, F2 कितनी है रिसीडिंग इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 10, और F0 कितना है, F कितना है इसके पीछे वाली यानी कि 21। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ये आपको वैल्यूज पता चल गई और आपका मोड निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। तो सिंपल है, तो इसको कर लीजिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट इसका आप लोग खुद कीजिएगा, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से, ओके। तो ये आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने चूज करी, इसके बाद आपने इसके पीछे वाली क्या हो गई, ये हो गई F, ठीक। इसके आगे वाली क्या हो गई फ्रीक्वेंसी F2, इसके जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हो गई F1, उसके बाद L1 कितना है इसकी लोअर लिमिट यानी कि 12, L2 कितनी है इसकी अपर लिमिट यानी कि 15। तो ये फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है आपको और इसका आंसर जो है वो निकाल देना है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और नोट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन वो देखते हैं जो हमारे आ चुके हैं ना। 2008 और 2009 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है 2008 एंड 9। क्वेश्चन है द मीन ऑफ 25 नंबर इज 78.4। द मीन ऑफ 25 numbers is 78.4, full stop. Later on it was detected by that later on it was detected that by mistake
बाई मिस्टेक a number 96 was missed as 69, was missed as 69. Then the correct mean, then the correct mean आपको बताना है. ऑप्शन ए 77.48, ऑप्शन बी 78.48, ऑप्शन सी 79.48 एंड ऑप्शन डी 80.48. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है क्या किसी ने मेजरमेंट किया, किसी ने मेजर किया मीन, और उसने गलती क्या करी, उसने 96 को 69 कर लिया मेजर. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट मीन क्या होगा. करेक्ट मीन क्या होगा? तो द मीन ऑफ 25 नंबर्स कितना है? 78.4. यानी कि कितने 25 नंबर्स है ना, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x24 प्लस x25, यही तो होगा ना. तो ये जो नंबर था ना हमारा, ये था एक्चुअल में कितना, ये गलती से हमारा ये 69 आ गया निकल के. ठीक है, और ये जब 69 आ गया अपॉन 25, तो मीन कितना था? तो मीन था हमारा 78.4. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्या करा, आप 24 तो अपने आप सही है ना जगह पे, बाकी एक आखिरी वाला ही तो गलत है ना. तो आप क्या करो, 24 का सम निकाल लो. इस फॉर्मूले से क्या करो, 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 69 माइनस कर देना, तो 24 का सम निकाल लो. तो यहाँ से आप ये निकाल लोगे x1 प्लस x2 डॉट 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 अप टू x24. ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 25 इंटू 78.4 और माइनस 69. ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी, ये 24 का सम आ जाएगा. अब आपसे क्या पूछा इसने कि करेक्ट मीन क्या होगा? एक्चुअल में 60 ये तो था नहीं ना 69, वो था 96. तो आप वही करोगे, 24 तो आपके एज इट इज है ना नंबर, और उस गलत की जगह सही कर दोगे ऐड अपॉन 25. ओके, तो ये कितना था, ये कितना था, ये जो था हमारा, ये इसकी वैल्यू जल्दी बताओ. इसकी वैल्यू यही तो थी 25 इंटू 78.4, 25 इंटू 78.4 और माइनस 69 प्लस 96 अपॉन 25. इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, कुछ नहीं किया. इसे माइनस कर दो, कितना आएगा? 96 में से 69 माइनस करा, कितना बचा? 27. तो 25 इसे मल्टीप्लाई करना इंटू 78.4 माइनस ये कितना होगा 27 अपॉन 25 इजिकल टू जो भी आएगा इसका आंसर कैलकुलेशन करके आप निकाल दीजिएगा. आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि आ जाएगा 79.48. कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. ओके, तो दिस इज द आंसर. कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कभी भी अगर कहीं गलती हो जाती है ना, तो गलती एक हुई है ना, सब गलती थोड़ी है. तो हमने बच्चे भी निकाल लिए, और बच्चे भी निकाल लिए तो फिर आखिरी वैल्यू वहाँ पुट कर दी 96, तो ये 25 ही रहे, और इसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया. ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से. ये 0809 में आया था क्वेश्चन. ये भी देखिए 0809 का क्वेश्चन है. इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5, इफ द मीन of the following data is 5. This question is just like exercise 15.1 question number 2 NCERT. okay, उसी की तरह क्वेश्चन है. फाइंड P. एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो आपको निकालना है. ऑप्शन बना लो भैया, 4, 6, 8, 9. ठीक है, तो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5,
डेटा लिख दूँ पहले तो, x और f 2 3 5 p और 9 9 4 6 3 8 9 4 6 3 8। अब क्या करोगे, एक्स एफ निकालोगे यहाँ पे, कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 5 6 30, 3p, ये कितना आएगा 72। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 13 19 22 30, इसका सम कितना है, इसका सम आ जाएगा हमारा 30 60 7 और 6 132 प्लस 3p, ये इसका सम आ जाएगा। तो बस इसका मीन तो आपको पता ही है ना, मीन कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो सिग्मा 5 इजिकल टू 132 प्लस p अपॉन 30। तो अब p की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो ये बराबर आ जाए, इधर देखो कितना आना चाहिए 150 18 कर दो शायद, अगर हम 8 करेंगे तो कितना आएगा 140 आ जाएगा, ठीक है 3 4। अगर आप इसको 6 पुट करोगे तो कितना आएगा, देख लो ऐड सही किया है हमने, 18 9 टू द 18 4 12 36 3p 72, ठीक है 132 प्लस 3p, ओके 150 इक्वल टू p प्लस 132। यार p की वैल्यू 18 आनी चाहिए, 18 ही है 8 नहीं है, गलती से 8 हो गई है, ठीक है इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है 18 आ जाएगी 18 आ जाएगी ना, 8 नहीं आएगी इसकी वैल्यू, नोट कर लो आप, ठीक है सिंपल था क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड था, नोट कर लो। देखो ये भी 2009 में आ चुका है क्वेश्चन, 9 10 में, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द मोड ऑफ, फाइंड द मोड ऑफ, मूड ऑफ नहीं है, मोड ऑफ है, ठीक है 2 4 5 4 2। यार देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए भी, ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हारे मज़े आ जाएंगे हैं, अरे सर काश ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, दिल खुश हो जाएगा। हाँ ये वही क्वेश्चन था जो मैं गलत करके आ गया था, याद आ गया मुझे। देखो कितने 4 हैं 2 और कितने 2 हैं इक्वल, तो मोड क्या हो जाएगा, 2 मोड आते हैं निकल के ऐसी कंडीशन में जब 2 रिपीट हो रही है क्वांटिटीज, तो क्या आ जाएगा मोड इसका 2,4। ऑप्शन दे रखा होगा आपको ऐसे 2 B 4 C 2,4, ऑप्शन डी 1 2 3 जो भी है, सीधा सीधा क्या जगह दिख रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन, देखो ये ब्रेसिस में दे रखा है। अब आपके समझ में ये चीज़ आ गई होगी, मैंने आपको सेट पढ़ा दिया था कि ये क्योंकि सेट्स हैं, ये एक सेट्स है तो इसको इसी ब्रेसिस के अंदर लिख रखा है, ठीक है। इससे पहले आपने अपना दिमाग नहीं चलाया होगा यार ये ब्रेसिस में क्यों है, ये इनको अकेले में क्यों नहीं लिखा, या गोल वाले ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, इनको ब्रेसिस में क्यों लिखा है। तो हर चीज़ की एक मसलहत होती है, ठीक है, हर चीज़ का कायदा कानून और रूल होता है, उसके रूल के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। तो क्योंकि रूल इसका दे रखा है इसलिए ब्रेसिस में दिया, अभी आप लोग ने पढ़ा नहीं था तो इसलिए आप लोग पहुँचे नहीं, लेकिन अब पहुँच गए होगा क्योंकि सेट पढ़ लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देगा आपको ये क्वेश्चन, 2014-15 में आ चुका है, 14 और 15 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टू xn, इतनी क्वांटिटीज का मीन है। अब ये क्या पूछा था, देन द मीन ऑफ
x1 प्लस के कॉमा x2 प्लस के कॉमा x3 प्लस के कॉमा डॉट 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 xn प्लस के। इसका मीन क्या होगा? विल बी यही रहेगा, के मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ही हो जाएगा, या के ऐड हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? के ऐड हो रहा है ना, यहां पे हो क्या रहा है? के ऐड हो रहा है ना, तो मीन में भी के ऐड हो जाएगा। आपको क्यों कहोगे सर कैसे? रटना थोड़ी है। लो ये भी करा के दिखा देते हैं आपको। देखिए जरा, अगर हम आपसे ये कहें किसका मीन निकालना है आपको? x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के प्लस डॉट 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 xn प्लस के अपॉन n ना, ठीक है? तो ये तो ठीक है, इसको सेपरेट कर लो आप। प्लस के कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स होगा ना, अपॉन के नहीं आएगा, अपॉन n आएगा, है ना? के कितनी बार प्लस हो रहा है? n टाइम प्लस हो रहा है, तो ये k इंटू एन अपॉन एन, ये तो फॉर्मूला था मीन का। तो ये किसके बराबर था? ये था हमारा x बार, और ये क्या हो जाएगा? n से n का कैंसिल, प्लस के। तो मीन में तुम्हारा क्या होगा? सीधा सीधा अगर आप कोई क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो वो सीधा सीधा मीन में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, एज इट इज। ठीक है बच्चों? तो ये आप खुद को एनालाइज करके भी देख सकते हो। कोई अगर आपने 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो मीन क्या हो जाएगा? मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। अगर मीन 5 दे रखा है और उसकी हर क्वांटिटीज में आपने 2 ऐड कर दिया, तो वही चीज़ इसके अंदर भी आ जाएगी। तो बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको जल्दी से आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो कीजिए नोट। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। आप इतनी टफ टफ चीज़ें पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ लिया, पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। उसके क्वेश्चन तो बहुत टैकलिंग होते हैं। अच्छा जी, ये भी मतलब मीडियन, चलिए एक क्वेश्चन मीडियन का मैं आपको बता देता हूँ। 17-18 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, ये 2 साल पहले क्वेश्चन है हमारा। इफ़ द मीडियन ऑफ द सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है? 30, 31, x, x प्लस 2, 45, 48, 49, 45, 48, 49, इसकी मीडियन दे रखी है कितनी? इज 40। देन द वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको। क्या होगा? b 39, c 42 एंड d 43। आपको क्या निकालना है? x निकालना है, x निकालना है। तो ज़रा मीडियन के कॉन्सेप्ट पे जाओ। कितनी ऑब्जर्वेशन है? गिनना, काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? कितनी ऑब्जर्वेशन है? 7। 1 2 3 4। देखो इसको 2 ऑब्जर्वेशन मत काउंट कर देना, x प्लस 2 को, एक ही है ये। 1 2 3 4 5 6 7। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दे रखा है। एक बार हम क्वेश्चन भी चेक कर लूँ। 7 ही है, एक और 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, देखो कई वैल्यू में खा गया। 30, 31, उसके बाद 35 है, उसके बाद 35 है यहाँ पे, 35। ठीक है? 8 ऑब्जर्वेशन हो गई हैं हमारी। तो हमें क्या बताना है? मीन बताना है इसका। तो जब इवन ऑब्जर्वेशन होती हैं तो जो हमारी मिड वैल्यूज होती हैं, 2 मिड वैल्यूज हमारी कौन कौन सी? एक है x और एक है x प्लस 2। इन दोनों का एवरेज जो जाता है वो हो जाता है मीडियन। किसके बराबर? 40 के। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 40 इंटू 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 40, और x की क्या वैल्यू आएगी? 39।
तो बी इज द आंसर। ठीक है, फिर सोच रहे हो सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्लीज़, ये तो हम कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा करना। आ सकते हैं, तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, आ चुका है तो आ भी सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए ये भी 17-18 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दे रखा है, एंड द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन the mean of first 13 observations is 32 and that of the last 13 observation and that of, अच्छा क्वेश्चन है ये, of the last 13 observations is 39। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ले लीजिए, 20, बी 23, सी 32 एंड डी 40। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x25 अपॉन, ये तो मतलब हुआ इसका इजिकल टू 36, यानी कि इनका सम कितना आएगा 25 क्वांटिटीज का, ट्वेंटी फाइव इंटू 36 कितना होगा, 25 इंटू 36 जो भी आएगा, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, अब इसे क्या कहा था, द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस x13 इजिकल टू कितना आएगा, इसका मीन दे रखा है हमारा 32, यानी कि 32 इंटू 13 हो जाएगा ये, इसका अपॉन 13 भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट 13 का सम हमारा निकल कर आ गया। देखते रहो गौर से। अब देखो दूसरा, एंड दैट ऑफ द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, यानी कि x13 प्लस 14 प्लस 15 डॉट 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 x25 इजिकल टू ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा निकल के, ये हमारा निकल कर आ जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी 39 इंटू 13, इसका जो डिवाइड है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो तीन क्वांटिटी दे रखी है, तो सबका सम दे रखा है 1 to 25। ठीक, तो आप ज़रा गौर से देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दो तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 13 दो बार हो रहा है ना, डॉट डॉट x25 प्लस x13। ठीक है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया है, इज इक्वल टू 13 जो प्लस कॉमन ले रहा हूँ मैं, 32 प्लस 39, इसकी वैल्यू आपको पता है 25 की, इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, 25 इंटू 36, क्या निकाली इसकी, 25 इंटू 36, तो 25 इंटू 36 प्लस x13 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 671, 13 इंटू 71, तो जो भी आई प्लस करके कैलकुलेशन होने के बाद माइनस कर देना इसमें से, दैट्स द आंसर। ओके, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर है हमारा
इसका आंसर है बी, 23 आएगा। इसका आंसर आएगा 23 बी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट वैल्यू ली इसकी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी, फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन देखी, फिर उसके बाद रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आपने देखी, और उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने इन सब चीज़ों को फाइंड किया। ओके, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन और नोट कीजिए। देखिए, मीडियन का क्वेश्चन ही कई बार आ चुका है आपका, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है। कई क्वेश्चन है इस तरह के, एक जैसे क्वेश्चन पूछता रहता है इसमें। क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा 7-8 का। कह रहा था अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 27। 5 नंबर का मीन कितना दे रखा है, 27। कह रहा इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज रिमूव्ड देन मीन बिकम्स 25। अगर आपने एक नंबर इसमें से हटा दिया, इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज रिमूव्ड देन द मीन बिकम्स 25। अगर आपने कोई भी एक नंबर हटा दिया, यानी कि कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे, तो मीन क्या आ गया, द मीन बिकम्स 25। आपको बताना रिमूव नंबर क्या है। ऑप्शन ए 28, बी 26, सी 25। बेटे इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए इनको फोकस करके देखना बहुत ज़रा, क्योंकि बड़ी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, छोटी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, बेस कॉन्सेप्ट सेम। तो देखिए 5 नंबर्स का मीन x1 + x2 + x3, पूरा लिख ले रहा हूँ, चलो डॉट डॉट नहीं कर रहा मैं। इनका मीन यानी कि अपॉन 5 इजिकल टू ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 27। मैंने कहा मैंने इस नंबर को रिमूव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस नंबर को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से x1 + x2 + x3 + x4 + x5 की वैल्यू कितनी आएगी, 27 × 5 135 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब 4 का दे रखा है, x1 + x2 + x3 + x4 = 24। इसकी वैल्यू निकाल दो, सीधी सीधी आ जाएगी, 25 × 4 आ जाएगा ये, अपॉन 4 करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई हमारी x1 + x2 + x3 + x4 = 100। तो ये 4 की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पर आप 100 पुट कर दो, यहाँ पर आप इसकी जगह 100 पुट कर दो, तो ये होगा 100 + x5 = 135, और x5 कितना आएगा, 35। तो जो रिमूव नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा, डी 35 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिमूव नंबर वगैरह जो है ना करना पड़ता है, कि एक नंबर जो है आपने रिप्रेजेंट कर लिया, ले लिया, और सिंपली वो कैलकुलेट कर लिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे काफ़ी आ चुके हैं, कि हमने द मीन ऑफ द वन क्वांटिटी 25 की भी शुरू की दे दी है, शुरू की 12 क्वांटिटीज़ का, देन रिमेनिंग क्वांटिटीज़ का आपसे पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ चुका है। देखो एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये भी पूछ चुका है मैंने आपसे, शुरू में सारी चीज़ें बताई थी इसीलिए। क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेन। क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not the measure of central tendency of ungrouped data। कौन कौन सा जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? पहला ऑप्शन है मीन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी हिस्टोग्राम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो तीन ही होती हैं। कौन कौन सी? मीन, मीडियन एंड मोड। तो हिस्टोग्राम इज नॉट द एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो ओवर आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिस्टोग्राम हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारे मीडियन पूछ लेगा आपसे, मीन पूछ लेगा, बाकी ऐसा जिसमें कुछ है नहीं। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके। देखो ये क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी करवा दे रहा हूँ। चलो, ये भी 2010 में आ चुका है, 10-11 में आया है। डेट आपको दे दिया 29, 32, 48, 50, x, x+2, 72, 78, 84, 95। ठीक है, तो देख लो, काउंट कर लो कितनी वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा x+2 अपॉन 2, और जो मीडियन आपकी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जिसमें कुछ था नहीं चैप्टर में, तो इसको हम ये क्लोज करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए अपने आने वाले कंपटीशन के लिए, और जल्दी डेट जो है वो आने वाली होगी, तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ठीक है, मुलाकात होती है फिर।